हेलो बच्चों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पे हिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, प्रिंट कल्चर। ठीक है, प्रिंट कल्चर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th का, जिनका भी एग्जाम देना है। हाँ, ये चैप्टर आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे सरस्वती पूजा का अरेंजमेंट हो रहा था, जिस कारण से यहाँ बहुत नॉइजेस थे, तो 3-4 दिन वीडियोज रुक गए थे। सो आप लोग चिंता नहीं करें, मैं लेक्चर बाय लेक्चर इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करवा दूंगा। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि प्रिंट कल्चर को मैं टॉपिक बाय टॉपिक ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि किसी किसी बच्चे को शॉर्ट में समझ में नहीं आता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चैप्टर आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक ही देखें। मैं इसको एनसीईआरटी से उठाया हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी से ब्लॉक बाय ब्लॉक मैं बताऊंगा, ब्लॉक का सब पार्ट जैसे जैसे है मैं उस सब पार्ट के थ्रू ही आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले ये समझेंगे कि प्रिंट कल्चर होता क्या है। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड तो आप लोग समझ रहे हैं बच्चों की आजकल की दुनिया। प्रिंट कल्चर का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी संस्कृति जिसने प्रिंट को लाया था। प्रिंट क्यों जरूरी है? प्रिंट बहुत ही जरूरी है बच्चों। ठीक है, प्रिंट के बिना कोई चीज भी एज्यूम नहीं किया जा सकता था अब के समय में। पहले के समय में क्या हुआ करता था कि हाथ से लिखा करते थे। ठीक है, लेकिन अब के समय में क्या है कि चुपचाप जाते हैं, प्रिंटर हमारे पास मौजूद है, प्रिंटर से हम लोग सब कुछ निकाल लेते हैं। तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि अब तो प्रिंटर आ चुका है, लेकिन उस समय प्रिंटर नहीं था। धीरे धीरे प्रिंटर्स आए थे। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे, कहां कहां पे प्रिंटिंग सबसे अच्छे प्रकार से होना शुरू हो गया था, उसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो एकदम टॉपिक बाय टॉपिक मैंने चला रखी। यहाँ पे मैंने 1.1 लिखा है, यहाँ पे ब्लॉक 2 लिखा है। बिल्कुल आपको एनसीईआरटी के हिसाब से आप बुक भी खोल के रख सकते हैं। आइए देखते हैं। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, प्रिंट इन चाइना के बारे में। ठीक है, The earliest kind of print technology was developed in China. सबसे पहला प्रिंट टेक्नोलॉजी का जो प्रकार था वो कहां पे डेवलप हुआ था बच्चों? चाइना में हुआ था, जापान में हुआ था और कोरिया में हुआ था। बच्चों, कोरिया को आप लोग नॉर्थ और साउथ में अभी मत बांटिएगा। ठीक है, उस वक्त कोरिया कोरिया ही कहलाया करता था। आगे देखते हैं। फ्रॉम एडी 594 एडी से बुक्स जो थे चाइना में प्रिंट होना शुरू हो गए थे। किस प्रकार से? बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक कहने का मतलब आप स्कूल वगैरह में देखे होंगे स्टैम्प वगैरह होता है, देखिए, जो थोड़ा सा उभरा उभरा सा रहता है, या लड़कियां जानती हैं जो सड़क किनारे बैठ करके मेहंदी जो होता है एक तरह से छापते रहता है हाथ पे या कपड़ों पे, वो इंक में डुबो करके लकड़ी का रखे रहता है और उसको किसी भी कपड़े पे या फिर हाथ पे उसका प्रिंटिंग कर देता है। तो वो था वुड ब्लॉक सिस्टम। तो वही वुड ब्लॉक सिस्टम के तहत उसको पेपर को रब करके यहाँ पे प्रिंटिंग की जाती थी। कहाँ पे? चाइना में की जाती थी। हाँ, बोर नहीं होना बच्चों प्लीज, अब आपका एग्जाम है, बोरिंग नहीं होना है। ठीक है, आराम से पढ़िए। आइए, उसके बाद चाइनीज बुक जो था अकॉर्डियन स्टाइल में छपना शुरू हो गया था। मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ आपको बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहला लाइन इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकॉर्डियन स्टाइल में हुआ था। टेक्स्ट बुक जो थे वो अब रिप्रिंट होना शुरू हो गए, छपना शुरू हो गए थे। किस चीज के लिए बच्चों? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए। किसके लिए? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए प्रिंटिंग मटेरियल छपना शुरू हो गया था। और मेन हब क्या बन गया था? संघाई जो था वो मेन हब बन गया था। संघाई कहाँ का शहर है बच्चों? चाइना का। तो चाइना का जो संघाई है यह मेन बन गया था हब। यहाँ पे बहुत सारा प्रिंटिंग मटेरियल छपना शुरू हो गया था और बहुत ही जरूरी था। अब आइए हम देखते हैं 1.1 यूनिट जो आपका है प्रिंट इन जापान के बारे में। देखिए, प्रिंट इन चाइना मैंने कर दिया है। अगर आपको नोट्स भी तैयार करना है तो आप डायरेक्ट ये लिख करके आ सकते हैं, आपको कोई भी नंबर नहीं काटने वाला है। आइए, प्रिंट इन जापान देखिएगा। बुद्धिस्ट मिशनरीज ऑफ चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड एडी 768 और 770। आपको ये इंपॉर्टेंट है, 768 से लेकर 770 के बीच में, 768 एडी से लेकर के 770 एडी के बीच में बुद्धिस्ट मिशनरी ऑफ चाइना, चाइना के बुद्धिस्ट मिशनरीज ने जापान में प्रिंटिंग शुरू करवा दी थी बच्चों। ओल्डेस्ट जापानीज बुक की अगर बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोग टिक लगा लीजिए, डायमंड सूत्रा। 1868 एडी में इसकी छपाई होती है। सबसे पुराना जापानीज बुक है जो प्रिंट हुआ था, जो बुद्धिस्ट का है, डायमंड सूत्र, जो आपको याद रखना है। कैलीग्राफी किसे कहते हैं? कैलीग्राफी ये एक बार पूछ दिया था ऑब्जेक्टिव में, आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक बार ही पूछा है।
कैलीग्राफी किसे कहते हैं? द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। अब आप कहिए सर उस समय ब्यूटीफुल और स्टाइलिश राइटिंग की बात क्यों की जाती थी बच्चों? इसलिए क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग नहीं था, और प्रिंटिंग जब नहीं था तो सभी चीजों को हाथ से ही लिखा जाता था। तो लिखने की प्रक्रिया, जिसकी राइटिंग सुंदर होगी उसको मौका मिलेगा लिखने के लिए। तो सब लोग अपनी कैलीग्राफी नॉलेज को ठीक करने में लगे हुए रहते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे लिखने वालों की कमी थी, ठीक है। तो लिखने वालों को जॉब मिल सकती थी, इसलिए सब लोग कैलीग्राफी राइटिंग पे ध्यान दिया करते थे। कैलीग्राफी क्या है? द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी राइटिंग। आइए, प्रिंट कम्स टू यूरोप। यूरोप में प्रिंट कैसे आया? इन द 11th सेंचुरी देखिएगा, अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों, देखिए ध्यान से। पहले हम लोगों ने चाइना पढ़ा, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? जापान पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूरोप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब एशिया का पार्ट था, चाइना जापान। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? यूरोप पढ़ रहे हैं। यूरोप में कौन कौन मुख्य देश है? इंग्लैंड हो गया सर, स्कॉटलैंड हो गया सर, और क्या था? ब्रिटेन हो गया सर, यूके भी जिसे कहते हैं हम लोग सर, स्कॉटलैंड हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, ये सारे देश आए थे इसमें, पोलैंड हो गया। आइए, इन द 11th सेंचुरी में देखिए ध्यान से बच्चों, पहले यहाँ आया 594, फिर 768, 868 में सबसे पहला बुक छपा, सबसे पुराना जापानीज बुक। अब देखिए 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर रिच्ड यूरोप थ्रू सिल्क रूट। चाइनीज पेपर जो था यूरोप पहुंच चुका था। सर एक बात आप देख रहे हैं, हम बोले क्या? आप एक बात नोटिस करिए सर कि सभी जगह चाइना ही मौजूद है। सभी जगह चाइना, अच्छा एक मिनट, सभी जगह चाइना ही मौजूद है। क्यों चाइना मौजूद है? देखिएगा, क्योंकि चाइना इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा बुद्धिस्ट मिशनरीज ऑफ चाइना, ठीक है, बुद्धिस्ट मिशनरी क्या था? चाइना था। यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं? चाइनीज पेपर आया सर। तो चाइना में सबसे पहले आया था, तो चाइना से ही उठ के आएगा बाबू। आगे देखते हैं। हाँ, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद कर लेना सभी बच्चे। हाँ, अब तक आप लोगों ने इसको पढ़ लिया। आइए, इन 1295 में मार्को पोलो ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को इटली लेकर के आया था। कहां लेकर के आया था? इटली में लेकर के आया था। किस चीज को लेकर आया था? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को लेकर के आया था। टू मीट द नीड्स, बुक सेलर स्टार्टेड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू हैंड राइटर्स। अब देखिए, जब मार्केट में किताबों की आवाजाही शुरू हो गई तो मार्केट में किताबों की नीड पूरी नहीं हो पा रही थी। तब पब्लिशर्स ने क्या किया? बुक बेचने वाले ने क्या किया? हैंड राइटर्स, जो हाथ से किताबों को लिख सके सुंदर ढंग से, जिनकी कैलीग्राफी नॉलेज काफी अच्छी हो, उनको इन लोगों ने हायर करना शुरू कर दिया। फायर ने बच्चों हायर करना मतलब एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया। लेकिन ये भी इस जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये था आपका प्रिंट इन चाइना, उसके बाद था आपका प्रिंट इन जापान, और सेकंड ब्लॉक क्या है? प्रिंट कम्स टू यूरोप। हम लोग ब्लॉक बाय ब्लॉक चलेंगे। आप इसका नोट्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल यहीं से आप उतार सकते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको आगे बढ़े। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे वेलम और मैन्युस्क्रिप्ट। हाँ, ये अभी ब्लॉक 2 ही चल रहा है, 2.1 भी मैंने यहाँ पे लिखा है। हाँ डियर स्टूडेंट, सिर्फ ब्लॉक 1 2 3 4 ये थोड़ा सा हार्ड है। थोड़ा सा हार्ड क्या है मतलब थोड़ा सा लेंथी है, बाकी सब धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं लेक्चर बाय लेक्चर आपको देता जाऊंगा, तो आप आराम से पढ़िएगा। आइए देखते हैं वेलम क्या था। यह एक ऐसा पार्चमेंट है, ऐसा एक पत्र है। पार्चमेंट मतलब क्या है बच्चों? पत्र। एक ऐसा पत्र जो जानवरों के स्किन से बनता है, जानवरों के खाल से बनता है, जानवरों के स्किन से बनता है, और उस पर ही लिखाई की जाती है। तो ये लोग बेसिकली अमीर लोग ज्यादा पसंद करते हैं कि हम अमीर हैं, हम लोग इसी पे पढ़ेंगे भाई। तो अमीर लोग के चोंचले ही अलग होते हैं। आगे देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। हाँ, ये वाला डियर स्टूडेंट, ये आपको 2018 में और 2021 में ये पूछ चुका है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, मैंने इसके बारे में यहां तक का पॉइंट लिखा दिया है। मैन्युस्क्रिप्ट देखिएगा, यह कॉपी किया जाता था पाम लीव्स पे या फिर हाथ से बने हुए कागजों पे, या तो पाम के पत्तों पे या फिर हाथ से बने हुए कागजों पे इसे प्रिंटिंग की जाती थी, यानी लिखा जाता था। प्रिंटिंग मतलब कॉपी किया जा रहा था, यानी लिखा जा रहा था। सर इसके लिमिटेशंस क्या है, इसके कांस क्या है? कॉन्स मतलब इसके नुकसान क्या है, इसके घाटे क्या है, बताइए। देखिएगा, मैन्युस्क्रिप्ट जो है बच्चों, ये बहुत ही महंगा होता है। क्या होता है? महंगा होता था। महंगा था और साथ में ये नाजुक भी था। महंगा होने के साथ साथ क्या था? ये नाजुक था।
अब चूंकि ये नाजुक है तो इसको हैंडल भी केयरफुली करना पड़ेगा और ये आसानी से इसे पढ़ा भी नहीं जा सकता है। पलट रहे हैं पेज, मान लीजिए पेज फट गया, चूंकि ये महंगा है और टेंशन है, चूंकि ये नाजुक है तो हम इसे कहीं कैरी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है 18 और 21 में यह सवाल आपसे पूछ दिया था मैन्युस्क्रिप्ट वाला। अब यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन ये है जो कि इंपॉर्टेंट है, Why could not the production of handwritten manuscript satisfy the ever increasing demand for books? मतलब हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो डिमांड को पूरा क्यों नहीं कर पाया। फिर से क्वेश्चन बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हाथ से लिखा हुआ जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो डिमांड को पूरा क्यों नहीं कर पाया। तो सुनिएगा, कॉपी जो था ना, कॉपी करना बहुत एक्सपेंसिव था, हाथों से लिखना काफी महंगा काम था, मतलब आदमी को पैसे दे दे के आप लिखवाइए और बहुत ही मेहनती वाला काम था, समय लेने वाला काम था। और मैन्युस्क्रिप्ट जो था उस पर लिखना बहुत मुश्किल का काम था और वो मैन्युस्क्रिप्ट काफी महंगा था और नाजुक भी था। नॉट इजिली कैरिड अराउंड और रीड इजिली, उसे न तो आसानी से पढ़ा जा सकता था और ना ही उसे लेकर कहीं जाया जा सकता था। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, फैक्टर्स दैट हैव हेल्प्ड इन द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर इन यूरोप। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने राइज किया, किस चीज को राइज किया, प्रिंट कल्चर को। कहां पे, यूरोप में। कहां पे बच्चा, यूरोप में। कहां पे, यूरोप में। यूरोप की बात इसमें ज्यादा की गई है। तो यूरोप, हाँ ये आप ध्यान रखिएगा, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण प्रिंट कल्चर राइज किया था, कहां पे, यूरोप में। आइए देखते हैं, मैंने 5 कारण यहाँ पे लिखे हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप यही 5 कारण लिख के आ सकते हैं। आप मुझसे ट्यूशन क्लासेस लिए हैं या नहीं लिए वो बात छोड़ दीजिए, ये नोट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप कोई भी बच्चे देख सकते, इस साल के बच्चे देखे, अगले साल के बच्चे देखे, कोई भी देख सकते हैं, आराम से करना है। आइए देखते हैं, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। हाथ से लिखा हुआ जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो बुक्स के डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। अच्छा सर, अभी अभी यही क्वेश्चन बना करके मैंने आपको स्लाइड दिखाया था, यही क्वेश्चन था कि हाथ से लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट जो था वो बुक्स के डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। दूसरा, कॉपी जो था काफी एक्सपेंसिव था, लेबोरियस था और टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। कॉपी करना काफी महंगा था, काफी मेहनती वाला काम था और काफी समय लेने वाला था। मैन्युस्क्रिप्ट जो था वो काफी फ्रेजाइल था, फ्रेजाइल कहने का मतलब काफी नाजुक था, इस वजह से इसका सर्कुलेशन था, सर्कुलेशन क्या था, वो लिमिटेड सर्कुलेशन था। क्या था बच्चों, लिमिटेड सर्कुलेशन था। अब चौथा देखते हैं हम लोग, वुड ब्लॉक्स में। हाँ, यही 3 आंसर आप उसमें भी लिख सकते हैं, किस वाले में, इसका वाला में लिख सकते हैं। आइए, wood blocks were used for printing by early 15th century but this could not satisfy the demand। wood block printing से भी दिमाग लगाया गया, समझ रहे बच्चों, हाथ से तो लिखा ही जा रहा था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की भी बात की गई लेकिन ये भी इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाया था। नीड फॉर क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ बुक्स, यानी जरूरत थी एक तेजी से और सस्ते किताबों का दोबारा छपाई करने का। अब देखते हैं ब्लॉक नंबर 2.1, कौन सा ब्लॉक देखते हैं बच्चों, 2.1 देखते हैं, गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। तो गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुटेनबर्ग के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। आइए, गुटेनबर्ग कौन था? He was the son of a merchant and grew up on a large agricultural estate। मतलब यह एक मर्चेंट का बेटा था और इसके पास खेती वाली जमीन बहुत ज्यादा थी, यानी कि यह बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति था। बचपन से ही इसने शराब देख ली थी। ओहो, क्या देख ली थी? शराब देख ली थी बचपन से ही। और ओलिव प्रेस भी देखा था। ओलिव प्रेस, जैतून, ओलिव मतलब जैतून होता है, मतलब किस प्रकार से प्रेस में यूज आता था, उस प्रेस को इन्होंने देख रखा था। सब्सिक्वेंटली उसी दौरान इन्होंने आर्ट भी क्या सीख लिया, पॉलिश करने का सीख लिया, स्टोन को पॉलिश करने का, और एक अच्छा गोल्ड स्मिथ बन गया। और इसके पास एकदम नया नया अब दिमाग, एक नया नया सोच, नया नया इनोवेशन आना शुरू हो गया था। अब ये नया नया लीड मोल्ड्स यानी नया नया सांचा बना। सांचा समझते हैं बच्चों, सांचा समझते हैं? अच्छा, क्या बोलते हैं,
ठेकुआ को जब बनता है, छठ पूजा जो हमारा बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट पूजा है, छठ पूजा में देखे होंगे जो ठेकुआ बनता है उसके लिए एक सांचा आता है लकड़ी का, उस पर ऐसे थाप देते हैं तो उसका छप जाता है इस तरह, वो भी प्रिंटिंग टाइप ही होता है। और या फिर पेरुकिया बनते हुए देखिए उसका एक सांचा आता है, तो सभी का एक सांचा आता है। तो इसने भी सांचा तैयार करना शुरू कर दिया था ट्रिंकलेट्स बनाने के लिए। ट्रिंकलेट्स मतलब क्या होता है? हल्का गहना। क्या होता है बच्चों? हल्का गहना बनाने के लिए इन्होंने ये शुरू कर दिया था नया नया सांचा बनाना। इस नॉलेज से यह अपने इनोवेशन को नया नया डिजाइन दे रहा था, यानी इसके इनोवेशंस और बढ़ रहे थे। तो ये स्लाइड आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट वन टॉपिक है। ये किसका लास्ट टॉपिक है? ब्लॉक 2 का ये लास्ट है, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 कर लिए हैं। अगले वीडियो में ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 करेंगे और फिर 5, 6, 7, 8, 9 एक साथ कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। द प्रिंटिंग प्रेस। अभी हम लोगों ने गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ लिया, अब देख लेते हैं प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। ऑलिव प्रेस जो था, इसने एक नया मॉडल जारी कर दिया था प्रिंटिंग प्रेस के लिए, और नया नया मोल्ड्स या नया नया सांचा आना शुरू हो गया था। क्या आना शुरू हो गया था? सांचा आना शुरू हो गया था फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। अब अल्फाबेट के मेटल्स भी अच्छे प्रकार से कास्ट कर सके, उसको निकाल सके हम लोग। कास्ट मतलब निकाल सके किस चीज से? नए नए सांचे से। बाई 1448, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1448 में इसने इस सिस्टम को और परफेक्ट कर लिया और पहला बुक ये लिखे थे, पहला बुक ये प्रिंट किए थे। कौन सा बुक था? ये बाइबल था। कौन सा बुक था? बाइबल। किसके द्वारा बच्चों? गुटेनबर्ग ने पहला इस सिस्टम को परफेक्ट करते हुए कौन सा बुक लिखा? बाइबल लिखा। प्रिंटेड बुक्स जो था पहले तो ये क्लोजली रिसेंबल्ड हुआ था एंड द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट। इसका लेआउट भी काफी अच्छा था, डिजाइनिंग काफी अच्छा था, ये देखने में भी काफी अच्छा लग रहा था। बिटवीन 1450 टू 1550, 1450 से लेकर 1550 तक प्रिंटिंग प्रेस यूरोप के बहुत सारे देशों में ये प्रिंट सेटअप होना शुरू हो गया था। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। अब हम आगे वीडियोस में ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 करेंगे। हाँ, ये चैप्टर लंबा है थोड़ा, तो आपको चिंता नहीं करिएगा, मैं जानबूझकर इसको कट करके आपको आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आपको देखने में बोर ना हो। अब वीडियोस डेली जाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं बहुत जल्द आपको 3 और 4 भी प्रोवाइड करवा दूं। इसका लेक्चर जो है वो मैं धीरे धीरे कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हेलो बच्चों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पर प्रिंट कल्चर में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और यकीन मानिए आपको सारा टॉपिक मैं यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे मेरे साथ बने रहे। मैं आपको यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। हाँ, लेक्चर 1 में मैंने आपको ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दोनों करवा दिया है। यहाँ पे मैं ब्लॉक 3 लेकर के आया हूँ और ब्लॉक 3 काफी इंपॉर्टेंट है। आइए हमारे साथ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम ब्लॉक 3 देख लेते हैं ध्यान से। मैं माइक चेक कर ले रहा हूँ, वरना एक बार मेरे साथ ऐसा प्रैंक हो चुका है। माइक चेक कर लेता हूँ पहले, आगे देखते हैं। देखिए, द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या है और उसका इंपैक्ट यानी उसका असर क्या पड़ा था। 3.1 देखते हैं सबसे पहले। ए न्यू रीडिंग पब्लिक, एक नया रीडिंग पब्लिक। प्लीज ध्यान से समझिए, हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सॉरी सब्जेक्ट है, ध्यान से समझिएगा इसको। एक नया रीडिंग पब्लिक आ चुका था। इसके मैंने 5 पॉइंट लिखवाए हैं, ठीक है। किताबों से ही उठा करके मैंने लिखा है और किताबों से ही मैं हमेशा किताबों का यूज किया करता हूं। तो आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। With the printing press, a new reading public emerged. प्रिंटिंग प्रेस के आने से एक नया रीडिंग पब्लिक अब सामने आ चुका था, ऐसा पब्लिक जो अब पढ़ रहा था। प्रिंटिंग आने की वजह से किताबों के दाम काफी कम हो गए, क्योंकि वो प्रिंट करके अब निकल रहे थे। अब हाथों से लिखना नहीं पड़ रहा था, पहले हाथों से लिखना पड़ रहा था। तो हाथों से लिखने वालों को क्या करना पड़ता था? हमें रखना पड़ता था कि आप हाथों से लिखिए। द टाइम, हाँ अब देखिएगा, द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन and multiple copies could be produced with greater ease। कहने का मतलब अब बड़ी ही आसानी से एक समय में ढेर सारी चीजें प्रिंट हो जा रही हैं किताबों में, ठीक है। किताबों में अच्छे से वो प्रिंट हो जा रही हैं और वो आसानी से आप पढ़ रहे हैं। बुक्स फ्लडेड द मार्केट। बुक्स फ्लडेड, फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़ आना होता है। यहाँ पे बाढ़ आना नहीं है बच्चों। बुक्स फ्लडेड द मार्केट कहने का मतलब है कि अब पूरे मार्केट में किताबें छा चुकी थी, अब किताबों से लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे।
रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप, और सभी रीडरशिप जितने भी पढ़ाकू लोग हैं उन सब तक ये किताबें पहुंच रही थी। ड्यू टू प्रिंट टेक्निक, प्रिंट टेक्निक के आने से जो नया रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुआ था वो हियरिंग पब्लिक के जगह पे, मतलब पहले ऐसे लोग थे जो सिर्फ बातों को सुना करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है बच्चों कि अब लोग जो है बातों को सुन नहीं रहे हैं बल्कि उसे पढ़ रहे हैं। वो किस वजह से हो पाया है, प्रिंट टेक्निक की वजह से हो पाया है। अब बुक्स जो है वो काफी वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल तक पहुंच रहा है, काफी ढेर सारे लोगों तक किताबें पहुंच रही हैं। आइए 3.2 देखते हैं, रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। हाँ, अगर प्रिंट अच्छा था बच्चों तो प्रिंट का डर भी था, यानी फियर भी था, यानी डर भी था। क्या डर था उसके बारे में देखता हूं। रिलीजियस डिबेट, धार्मिक बातें होंगी, और प्रिंट का क्या है, डर है। प्रिंट का क्या है, डर है। आइए देखते हैं। Many were feared that if there was no control over what was printed and read, then rebellious and irreligious thoughts might spread। देखिए क्या डर था, डर ये था कि अगर कोई कंट्रोल न रहे, नो कंट्रोल ओवर किस चीज पे, व्हाट वाज प्रिंटेड एंड रीड, क्या पढ़ा जा रहा है, क्या प्रिंट किया जा रहा है, अगर इस पे कंट्रोल न रहे तो ऐसा डर था कि हो सकता है विद्रोही बात या फिर कोई अधार्मिक तत्व, अधार्मिक सोच कह सकते हैं, वो फैल सकता है। मतलब कुछ लोगों को ये डर था कि ऐसी बातें न छप जाए जिससे हमारा धर्म खराब हो जाए, ऐसी बातें न छप जाए जिससे लोग विद्रोही हो जाए और मेरे खिलाफ चले जाए। 1517 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लो इसको, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1517 में एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, मार्टिन लूथर किंग। हाँ, इसके बारे में मैंने 12th क्लास में पढ़ाया है। मार्टिन लूथर किंग जो है उनका जो वो बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन हालांकि उनकी डेथ होती है बहुत ही बुरे तरीके से, इन्हें इनकी हत्या कर दी जाती है। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं था, इनकी हत्या हुई थी। इन्होंने लिखा था 95 थेसिस, आप इसे याद कर लें, 95 थेसिस आपसे पूछेगा ही पूछेगा। कब लिखा गया था, 1517 में लिखा गया था। कौन लिखे थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। हाँ, किंग जूनियर यहां नहीं लिखा है। इस बुक में क्या था, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था किस चीज को बच्चों, तो प्रैक्टिसेज एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च के बुराई किया था इन्होंने। किन्होंने बुराई की थी, मार्टिन लूथर किंग ने। किस किताब में, 95 थेसिस में। लूथर जब ये बातें लिख करके आए थे तो एक नया टेस्टामेंट लेकर के आ गया था, और उसके बीच में क्या हो गया, इनके लिखने से क्या हो गया, डिवीजन। क्या हो गया बच्चों, डिवीजन। किसमें डिवीजन हो गया, चर्च में डिवीजन हो गया। और किस चीज का बिगिनिंग हो गया, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का। किसका हो गया, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का। मैं आपको बता दूं कि क्रिश्चियन जो है वो दो है, ठीक है, एक है प्रोटेस्टेंट, एक है कैथोलिक। तो यहाँ पे रोमन कैथोलिक के क्रिटिसाइज किया था, तो प्रोटेस्टेंट लोगों ने अपना दोबारा बनावट करने की बात कर दी थी। रोमन चर्च बिगैन इंक्विजिशन to repress heretical and 1558 and began to maintain an index of prohibited books। अब देखिए बच्चों, जिसकी सरकार रहेगी वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी सरकार गिरे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे लिखे थे किसके विरुद्ध में, कैथोलिक के बारे में। अब कैथोलिक वालों ने क्या किया है कि रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने क्या किया है, इन्होंने न्यायिक जांच मांग ली, कोर्ट को बुलाओ, जांच पड़ताल बिठाओ। 1558 में जांच पड़ताल बिठाया गया और कहा गया कि एक मेंटेन करो, एक ऐसा इंडेक्स मेंटेन करो जो प्रोहिबिटेड बुक्स को साथ में रखे। कहने का मतलब बच्चों, ऐसे बुक्स छपने ही नहीं चाहिए जो मार्केट को पसंद नहीं है। तो ये स्लाइड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, ये बिल्कुल नोट्स है, जो भी इसे नोट डाउन करते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, ये बिल्कुल नोट्स ही है। आप इसका आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, प्रिंट एंड डिसेंट, ठीक है। 3.3 आपका टॉपिक है। इन द 16th सेंचुरी मेनोकियो अ मिलर इन इटली। मेनोकियो जो था, जो कि एक मिलर था। क्या था बच्चों, आटा, हाँ, जहां पे आटा पिसाता है इटली में, जहां पे गेहूं को पीसा जाता है, वो एक मिलर था। कौन था, मेनोकियो। इसने क्या किया था, किताबों को पढ़ना शुरू किया जो मार्केट में अवेलेबल था। मतलब ये एक आम आदमी था, ठीक है, ये एक आम आदमी था। और 16th सेंचुरी में इटली में इसने क्या किया, किताबों को पढ़ना शुरू किया, जो भी इसके आसपास किताबें मौजूद थी उसको ये पढ़ना शुरू किया। He reinterpreted the message of Bible, और पढ़ के इन्होंने क्या किया, बाइबल के मैसेज को दोबारा से बताया
और एक नया व्यू लेकर के आया भगवान को देखने का और भगवान ने जो बनाया है उसको देखने का। और ये जो नया चीज लेकर के आया था, ये जो नया मैसेज लेके आया था मेनोकियो, इसकी वजह से गुस्सा हो गए, इनरेज मतलब गुस्सा हो गए। कौन गुस्सा हो गया? रोमन कैथोलिक चर्च वाले। पहले तो मार्टिन लूथर किंग ने परेशान कर दिया, अब कौन परेशान कर दिया? मेनोकियो ने परेशान कर दिया। फिर क्या होता है, 1558 से रोमन कैथोलिक जो चर्च था उसने भी शुरू कर दिया कि हम मेंटेन करेंगे, किस चीज को मेंटेन करेंगे? प्रोहिबिटेड बुक्स को हम लोग एक इंडेक्स मेंटेन करेंगे कि इस प्रकार की किताबें न छपे। ऐसा रोमन चर्च वालों ने करना शुरू कर दिया था। आगे अब इसका इफेक्ट क्या होता है हम देखते हैं। इफेक्ट क्या था? प्रिंटिंग रिड्यूसेस। हाँ, इफेक्ट क्या है प्रिंट रेवोल्यूशन का? देखते हैं। प्रिंटिंग रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ बुक। प्रिंटिंग के आने से किताब का दाम कम गया था। टाइम और लेबर जो था वो भी धीरे धीरे कम गया था, मतलब समय कम लग रहा था, मेहनत भी कम लग रही थी। मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस इजिली। ढेर सारा कॉपी प्रोड्यूस हो रहा था। सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज ओपन न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। अब बच्चों जब कोई पढ़ना शुरू करेगा तो उसको ढेर सारी आइडिया तो आएंगी। जब ढेर सारे आइडियाज आ रहे थे तो जिस कारण से एक नया डिबेट और डिस्कशन छिड़ गया था। इट ब्राउट न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर हेल्प्ड टू स्प्रेड द न्यू आइडियाज दैट लेड टू रिफॉर्मेशन। अब ये नया बौद्धिक चीजों को लेकर के आया और नए तरीके से इस चीज को रिफॉर्मेशन करना शुरू कर दिया था। इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड पीपल। अब जो कम पढ़े लिखे भी लोग थे वो भी अब इन बातों को समझ पा रहे थे, इन आइडियाज को अपने आप में ला रहे थे। द यूनाइटिंग ऑफ इनलाइटेड थिंकर्स हेल्प्ड इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी काफी हेल्प हुआ जब लोगों ने इस किताब को पढ़ा था। कुछ आपको टर्म्स दिए हुए हैं। बैलेड है, एक हिस्टोरिकल अकाउंट कह सकते हैं, फिर लोक कथा कह सकते हैं। टैवरेंस है, एक ऐसा प्लेस जहां पे लोग अल्कोहल पीने के लिए मिलते हैं या फिर दोस्तों के साथ मिलते हैं या फिर जहां पे खाना खाने के लिए मिलते हैं, न्यूज को एक्सचेंज करने के लिए मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? टैवरेंस कहते हैं। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन देखिएगा, ये 16th सेंचुरी में हुआ था। ये मूवमेंट था जो कि रिफॉर्म किया गया था किसको? कैथोलिक चर्च को, जो रोम के द्वारा डोमिनेट किया गया था। तो ये स्लाइड भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे रीडिंग मैनिया यानी पढ़ने का पागलपन। ब्लॉक 4 है आपका, पढ़ने का पागलपन देखते हैं। चर्च ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन सेट अप स्कूल्स इन विलेज कैरिंग लिटरेसी टू पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। अब क्या हो रहा था कि अलग अलग जगहों के जो चर्च थे उन्होंने स्कूल खोलना शुरू कर दिया था गांव में, ताकि लिटरेसी जो है किसानों तक भी पहुंच सके और छोटे मोटे जो कारीगर है उन तक भी ये लिटरेसी पहुंच सके। कुछ पार्ट ऑफ यूरोप में लिटरेसी रेट जो था 60 से 80% चला गया था। इंग्लैंड में कहीं कहीं छोटे छोटे चैप बुक्स बिकना शुरू हो गए थे और जो चैप बुक्स छोटे छोटे बिकते थे वो चैप मैन बेचा करते थे। पेटी पेडलर्स, पेडलर्स कहने का मतलब क्या होता है बच्चों? पेडलर्स कहने का मतलब फेरीदार, जो नहीं घूमते रहते हैं 10 रुपए का सामान या 20 रुपए का सामान लेकर के, एक तरह से उसको कहते हैं चैपमैन। उस समय में कहा करते थे। फ्रांस में उस वक्त बिलियोथिक ब्लू, जो कि बहुत ही लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स था, ये प्रिंट हुआ करता था पुअर क्वालिटी पेपर के ऊपर और बाउंड इन अ चीप ब्लू कवर। और इसका कवर भी कैसे रंग का था? ब्लू रंग का था, बिलियोथिक ब्लू। ये किताब छपा करता था। ये किताब काफी कम दाम की थी, काफी सस्ती किताब थी। न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स भी छपने लगे थे और इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गया था वॉर के बारे में। किसके बारे में? वॉर, व्यापार के बारे में, साथ ही साथ डेवलपमेंट के बारे में और दूसरे जगहों के बारे में अब पता चलना शुरू हो गया था। ये सब कुछ कैसे हो पाया? ये सब कुछ हो पाया प्रिंट की मदद से। हाँ, पढ़ने की वजह से हो पाया क्योंकि लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे। अब देखते हैं हम 4.1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका हिंदी बड़ा मजेदार है। दुनिया के जालिमों, आपको नहीं बोल रहा हूं, दुनिया के जालिमों जाग उठो तुम। हाँ, दुनिया के जालिमों, टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जालिमों जाग उठो तुम। इसमें देखते हैं क्या था। बुक्स जो था वो एक तरह से प्रोग्रेस और एनलाइटमेंट लेकर के आ रहा था, ज्ञान का प्रकाश लेकर के आ रहा था। बहुत सारे बिलीव कर रहे थे कि बुक्स जो है वो दुनिया को चेंज कर सकते हैं, सोसाइटी को लिबरेट कर सकते हैं। किसी से? डेस्पोटिज्म से। डेस्पोटिज्म मतलब क्या? यहाँ पे क्या एक नेपोटिज्म होता है, ये है डेस्पोटिज्म। यहाँ पे एक तरह से एक ऐसा रूल लेकर के आ रहा जो लोगों का हो, वो लोगों का हो, और यहाँ पे जितने भी आतंकवाद क्या
जो जालिम लोग हैं उनकी यहाँ पे शासन खत्म हो जाए। तो डेस्पोटिज्म को हटाने का ऐसा मानते थे कि अगर ऐसा सब बुक्स जो है वो पढ़ेंगे तो लोग अपने आप में लिबरेट हो सकते हैं, सोसाइटी में लिबरेट हो सकता है। लुईस सेबेस्टियन मर्सियर, याद रखिए ये नाम, लुईस सेबेस्टियन मर्सियर जो है ये एक नोवेलिस्ट थे फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के। इन्होंने डिक्लेयर किया था द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। इन्होंने कहा था कि प्रिंटिंग प्रेस जो बहुत ही पावरफुल इंजन है और लोगों के मदद से यहाँ पे डेस्पोटिज्म को यह हटा सकता है। मर्सियर ने यह भी कहा था ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। दुनिया के जालिमों अब तुम जाग जाओ, क्योंकि अब यहाँ पे लिखने और पढ़ने वाले आ चुके हैं, क्योंकि अब आपका टाइम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे लिखने पढ़ने वाले आ चुके हैं, तो अब आप जालिमों का यहाँ पे कोई समय नहीं बचा है। ठीक है बच्चों, तो ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बस एक और स्लाइड है 4.2 है जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं ये अगले लेक्चर में फिर लेकर के आऊंगा 5, 6, 7, 8 और 9। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हाँ, प्रिंट कल्चर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जुड़ा था, क्या हुआ था देखते आइए। प्रिंट कल्चर क्रिएटेड न्यू कंडीशंस विदिन विच फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, प्रिंट कल्चर उस पर बहुत योगदान दिया था। लोग अब पढ़ पा रहे थे और फ्रांस के बारे में जान पा रहे थे कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, क्या क्या करना चाहिए फ्रांस में, तब वहां पे लोग आजाद हो सकते हैं। पहला था प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स। जितने भी लोग जो सोचने वाले थे, जो शिक्षा में थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके अब चीज प्रिंट हो रहे थे और लोगों तक पहुंच रहे थे। इस कारण से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। मतलब ये भी एक कारण था, और भी बहुत सारे कारण थे, ये भी एक कारण था। प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। जब प्रिंट आ चुका था तो नए तरह का बहस छिड़ गया था, नई नई बातें आ गई थी। 1780 तक There was an outpouring of literature, साहित्य आ चुका था जो कि मजाक उड़ाया करता था, मॉक्ड, मजाक उड़ाया करता था। रॉयल्टी, रॉयल्टी दो ही थे ना बच्चों, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, क्लर्जी और नोबिलिटी का मजाक बनाया करता था और उनके नैतिकता को भी आलोचना किया करता था। प्रिंट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग आइडियाज। प्रिंट ने आइडियाज को स्प्रेड करने में काफी हेल्प किया। दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज एंड रिजेक्टेड अदर्स एंड इंटरप्रेटेड थिंग्स देयर वे। और हाँ, जब प्रिंट छपना शुरू हो गया तो उन लोगों ने कुछ अपनी बातें भी रखी, कुछ दूसरों की बातें भी रखी। जो चीजें अच्छी लगी उसको एक्सेप्ट किया, जो चीजें खराब लगी उसे डिलीट कर दिए थे। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक था 3 और ब्लॉक 4 बच्चों, जो काफी इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको करवा दिया है। अब हम आगे किस वीडियोस में देखेंगे, आए के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे ब्लॉक 5, 6, 7, 8, 9। मैंने जानबूझकर इसे ब्लॉक बाय ब्लॉक पढ़ाया बच्चों, क्योंकि इसे वन शॉट में मैं करने को तो कर दूं। इट इज नॉट हार्ड बच्चों, ये हार्ड नहीं है, मैं वन शॉट में कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से क्या फायदा जब आपको चैप्टर समझ में ना आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं वर्ड टू वर्ड बताता जाऊं ताकि चैप्टर्स आपको अच्छे समझ में आ जाए। So thank you very much for seeing this video. Kindly like, share and subscribe my channel. Thank you. हेलो दोस्तों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पर प्रिंट कल्चर का एक नया सब पार्ट लेकर के आए हैं। चैप्टर सब पार्ट का नाम है द 19th सेंचुरी। ब्लॉक 5 आज हम शुरू करने वाले हैं। ब्लॉक 5 में सबसे पहले देखते हैं 19th सेंचुरी की बात की जाएगी। डियर दोस्तों, इसमें इस ब्लॉक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ, पहले परसेप्शन क्लियर कर लो बेटा, इस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ हम लोग 19th सेंचुरी में प्रिंट को लेकर के क्या क्या चेंजेस हुए थे, प्रिंट कैसे कैसे काम किया था, उसके बारे में हम जानेंगे। आइए 5.1 देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चिल्ड्रेन, वुमेन और वर्कर्स के बारे में। इनके लिए भी प्रिंट बहुत ही जरूरी था। पहले टॉपिक को समझ लो, चिल्ड्रेन, वुमेन और वर्कर के लिए भी प्रिंट बहुत ही जरूरी था, यही इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या क्या चेंजेस होते हैं, बस यही इस ब्लॉक में यही पढ़ना है कि चिल्ड्रेन, वुमेन और वर्कर्स के लिए क्या क्या चेंजेस हुए थे। आइए देखते हैं। चिल्ड्रेन के लिए एक चिल्ड्रेन प्रेस डिवोट किया गया था, जो सिर्फ लिटरेचर या साहित्य पढ़ाया करता था बच्चों को। कहाँ पे बच्चों? फ्रांस में किया गया था 1857 में। 1857 में बच्चों के लिए एक लिटरेचर वाला खोला गया था कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे जाके ही पढ़ाई कर सकते हैं और उनको बताया जाएगा। उसके बाद ग्रिम ब्रदर्स, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ग्रिम ब्रदर्स वाला। ग्रिम ब्रदर्स जर्मनी में, कहाँ पे? जर्मनी में। ये स्पेंट मेनी इयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम ईजिप्ट।
ग्रिम ब्रदर्स ने क्या किया था, ग्रिम ब्रदर्स जर्मनी में जो थे, इन्होंने बहुत सारे साल बिता दिए कंपाइल करने में, मतलब एकजुट करने में। किस चीज को एकजुट करने में? ट्रेडिशनल फॉकटेल्स, मतलब पारंपरिक लोक कथाओं को इन्होंने एक जगह किया। और वो लोक कथा कहां से लिया था, वो फॉकटेल्स कहां से लिया था? वो फॉकटेल्स लिया था आपको पीजेंट से, यानी किसानों से पूछ करके उसको एक जगह संग्रहित करके, एक जगह बांध करके उसको पहुंचाया गया था किताब के रूप में। वुमेन भी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी थी, न सिर्फ रीडर्स के रूप में बल्कि राइटर्स के रूप में भी। पेनी मैगजीन्स, छोटे छोटे मैगजीन छपने लगे थे, खासकर वह महिलाओं के लिए छोटी छोटी किताब। आप देखेंगे छोटी सी किताब आती है, डिक्शनरी की किताब आती है, या फिर बच्चों की किताब आती है, या संविधान की किताब आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब आती है, बहुत सारी किताबें अब छोटी छोटी किताबें आती है। तो ये छोटी छोटी जो किताबें हैं उनके लिए प्रॉपर मैनुअल का काम करती थी। इसमें इनको प्रॉपर बिहेवियर सिखाया जाता था और कैसे हाउस कीपिंग किया जाए इसके बारे में भी इनको इनकी जानकारी दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 19th सेंचुरी की बात करें तो 19th सेंचुरी में लेंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एजुकेटिंग वर्कर्स, आर्टिसंस एंड लो क्लास मिडिल पीपल। अब देखिए ध्यान से क्या था, 19th सेंचुरी में लाइब्रेरी लैंड करना, मतलब लाइब्रेरी जाना एक आम बात हो चुका था इंग्लैंड में। यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन चुका था जिससे लोग ये समझ रहे थे कि अगर हम लाइब्रेरी जाएंगे तो वहां पे हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये महिलाओं के लिए भी काफी अच्छा हेल्पफुल था कि वो लोग लाइब्रेरी अब जा रहे थे और जाकर के आराम से पढ़ाई कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो था द 19th सेंचुरी चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर्स वाले में, इस ब्लॉक में आपको यही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। आइए अब देखेंगे फर्दर इनोवेशंस। एक मिनट सर, आपने पहले ये कहा कि हम इस बड़े ब्लॉक में सिर्फ 19th सेंचुरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम ओके ठीक है, 19th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देख लो ना सभी जगह तो 19th सेंचुरी ही आया है। अब फर्दर इनोवेशंस क्या हुआ, आगे बदलाव क्या हुए, इसके बारे में हम जानते हैं। तो 18th सेंचुरी की अगर बात करें, द प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल, यह मेटल का बनना शुरू हो गया। 19th सेंचुरी की अगर बात करें, देयर वेयर अ सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशन इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बहुत सारा सीरीज देखने को मिला, बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला था। बाय द 19th सेंचुरी के दौरान रिचर्ड एम हो, याद कर लो बेटा, रिचर्ड एम हो जो न्यूयॉर्क के थे, इन्होंने इस सिस्टम को परफेक्ट कर दिया और इन्होंने ही सिलिंड्रिकल प्रेस को लेकर के आया था। किसको लेकर के आया था? सिलिंड्रिकल प्रेस। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ देगा, चिल्लाते रह जाइएगा आप लोग। सिलिंड्रिकल प्रेस रिचर्ड एम हो ने न्यूयॉर्क में थे, उन्होंने लेकर के आया था। इसकी खास बात क्या थी, ये 1 घंटे में 8000 सीट प्रिंट किया करता था। 1 घंटे में 8000 सीट प्रिंट किया करता था। उसके बाद और क्या इनोवेशन हुआ सर, और क्या चेंजेस हुआ था? तो लेट 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो एक ऑफसेट प्रेस आ चुका था, याद कर लीजिएगा, ऑफसेट प्रेस। कौन सा प्रेस बच्चों? ऑफसेट प्रेस आ चुका था, जो एक समय में 6 कलर प्रिंट किया करता था। आपको इस वाले स्लाइड से, इस तरफ वाले से आपको 2 बातें याद रखनी है। पहला बात, रिचर्ड एम हो सिलिंड्रिकल प्रेस 8000 सीट्स पर आवर। दूसरा, द ऑफसेट प्रेस 19th सेंचुरी में 6 कलर्स एट अ टाइम, मतलब एक बार में 6 कलर को वो प्रिंट कर सकता था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय में। 1920 में देखा गया इंग्लैंड में पॉपुलर वर्क्स, मतलब जो रेगुलर काम है, जैसे खाना कैसे बनाते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, किस प्रकार से लोगों से मिले तो हम क्या बोले, मतलब छोटी छोटी बातों की किताबें छपनी शुरू हो गई थी और वो किताबें सस्ते दामों में बिकना शुरू हो गया था। तो जो सस्ते दाम में जो किताब बिक रहे थे उसे सीलिंग सीरीज कहा गया था। क्या कहा गया था बच्चों? सीलिंग सीरीज ये कहा गया था। विद द ऑनसेट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, हाँ तभी आता है ग्रेट डिप्रेशन। क्या आता है बच्चों? ग्रेट डिप्रेशन आता है। और उस वक्त देखा गया पब्लिशर्स डर गए थे। क्या डर गए थे? यहाँ पे अब ये हमें देखने को मिल रहा है सर कि अब लोग किताब खरीदना बंद कर दिए हैं। तब जिंदा रहने के लिए, मतलब पब्लिशर्स को भी तो कुछ लाइफ चाहिए ना बच्चों, उनको जीवित रहने के लिए क्या किया गया, उन लोगों ने सस्ता पेपर बैक एडिशन छापना शुरू किया। ठीक है, तो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम जानेंगे ब्लॉक 6 का, और मैं आपको पहले ही बता दूं डियर स्टूडेंट्स, ब्लॉक 6 से आपका ऑब्जेक्टिव बहुत पूछने वाला है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ब्लॉक 6 से और ब्लॉक 8 से भी आपको कुछ खूब पूछेगा, 7 से भी आपको खूब पूछेगा। यहां से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए, हाँ तो इससे ऑब्जेक्टिव खूब पूछेगा। आइए देखते हैं। 6 इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, भारत और प्रिंट की दुनिया।
भारत और प्रिंट की दुनिया, किस प्रकार भारत और प्रिंट की दुनिया एक हुई थी। सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन ये ब्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे किसका नाम आ गया है? इंडिया का। अब आप खुद ही सोचो, अगर वर्ल्ड ऑफ प्रिंट में भारत का नाम आया है तो कुछ तो इंपॉर्टेंट रहा होगा ना। आइए देखते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, जब प्रिंट नहीं था तब क्या था? मैन्युस्क्रिप्ट था। मैन्युस्क्रिप्ट क्या था ये मैंने बताया, ये फ्रेजाइल था, नाजुक था, बहुत ये मुश्किल से लिखा जाता था, बहुत कैरी करने बहुत दिक्कत हुआ करता था। ये सब बातें मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी है, ठीक है। आइए यहाँ पे मैं देखता हूँ। इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड एंड मैन्युस्क्रिप्ट। भारत के लोग पीछे नहीं हटते भाई, हाथ से लिख करके बहुत सारी चीजें इतिहास रच चुके हैं, ठीक है। तो भारत हाथ से लिखने में काफी आगे था, चाहे वो संस्कृत में लिखने की बात हो, अरबिक में लिखने की बात हो, या पर्शियन में लिखने की बात हो, एज वेल एज इन वर्नाक्युलर। वर्नाक्युलर मतलब क्या होता है? वर्नाक्युलर मतलब क्या होता है? वर्नाक्युलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। क्या होता है बेटा? लोकल लैंग्वेज होता है। जो भी वहां का लोकल लैंग्वेज था उसमें भी ये छपना शुरू हो गया था। मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया गया था पाम लीफ पे या फिर हाथ से बने हुए कागजों पे। इसे आइदर प्रेस किया गया था वुडन कवर्स के बीच में, या फिर दोनों को एक साथ सिल दिया गया था टू इंश्योर प्रिजर्वेशन, ये सुरक्षित रह सके, इसीलिए इसको ऐसा किया गया था। आप एक बार इसको देखिए अच्छे से। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से आप। अब आपका 6.2 जो है, प्रिंट कम्स टू इंडिया। प्रिंट भारत आ चुका है, वेलकम करो, वेलकम वेलकम। प्रिंट कम्स टू इंडिया इन द मिड 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के मिड में द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहां पे आया? गोवा में। मैंने कह रखा है, मैं कह रहा हूं बार बार, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है, याद रखो। तो ये क्या बोल रहा है? 16th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कहां आया था? गोवा में। कौन लेकर के आया था? पुर्तगीज मिशनरीज। कौन लेकर आया था? पुर्तगीज। पुर्तगाल वाले गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस 1674, चलो शुरू हो गया भाई। 1674 में 50 बुक्स छपे थे जो कि कोंकणी भाषा में थे और कन्नड़ भाषा में थे। कौन सी भाषा? कोंकणी भाषा और कन्नड़ भाषा। कितने किताब? 50 किताब। कब छपा था? 1674 में। ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का। कोचीन 1579 में, कोचीन 1579 में कैथोलिक प्रिस्ट ने प्रिंट किया था पहला तमिल बुक। अब इसमें से 2 क्वेश्चन निकलते हैं। पहला तमिल बुक का प्रिंट हुआ 1579 में, कहां हुआ सर? कोचीन में हुआ। कैथोलिक प्रिस्ट ने इसे प्रिंट किया था। चलिए ये भी 1 नंबर का हो गया। अगला इन 1713, लो ये भी इंपॉर्टेंट है। कैथोलिक प्रिस्ट वालों ने ही पहला मलयालम बुक भी छाप डाला। क्या छाप डाला? पहला मलयालम बुक। यानी 1579 में पहला तमिल बुक छापते हैं, 1713 में क्या छापते हैं? पहला मलयालम बुक छापते हैं। आइए 1710, लो ये भी हो गया भाई, ये भी हो गया 1710। डच प्रोटेस्टेंट्स मिशनरीज। अब डच वाले आ गए। 1 मिनट सर, 1 मिनट। चर्च वाले भी 2 तरह के सर, क्रिश्चियन 2 तरह के ना, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। जब कैथोलिक आगे निकलेंगे तो प्रोटेस्टेंट कैसे पीछे रह सकते हैं? प्रोटेस्टेंट वालों ने भी 32 तमिल टेक्स्ट को छापा, और छापा तो छापा सही, लेकिन इन प्रोटेस्टेंट वालों ने वो तमिल बातें छाप दी इन प्रोटेस्टेंट वालों ने वो तमिल बातें छाप दी जो ओल्डर वर्क्स थे। मतलब पहले से लिखा हुआ था, उसी को ट्रांसलेट करके वापस से छाप दिया। कौन वालों ने? प्रोटेस्टेंट वालों ने छाप दिया। ये ट्रेंड चल रहा है आजकल भी, आप देख रहे हैं आजकल ट्रेंड में है कि क्या बोलते हैं, पुरानी मूवीज को, पुराने सॉन्ग्स को, पहले तो पुराने सॉन्ग्स आए थे, दोबारा उसे नया गाया गया, नए तरीके से, नए म्यूजिक के साथ, और आप लोगों को सुनाया गया। अब पुरानी मूवीज को रिलीज किया जा रहा है ताकि उन यादों को वापस से देखा जाए और जिया जा सके। बहुत सारी मूवीज आई है इस दौरान। चलिए ये भी 1 नंबर हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 1780 में जेम्स अगस्टस, हाँ धीरे नहीं बोल रहा है भाई, सुनना ध्यान से। जेम्स अगस्टस हिक्की, याद रख लो इसको। इसने एडिट करना शुरू कर दिया। किसको एडिट करना शुरू किया? बंगाल गैजेट को। 1 मिनट सर, इन्होंने एडिट करना शुरू किया था, इन्होंने पब्लिश किया था। ध्यान से इन्होंने एडिट करना शुरू किया था बंगाल गैजेट को, वीकली मैगजीन जो था। गंगाधर भट्टाचार्य ने तो इस चीज को पब्लिश करना शुरू कर दिया था। किसको? बंगाल गैजेट को। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर बच्चों। ये था आपका स्लाइड ब्लॉक 5 और ब्लॉक 6 का इस वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, और जल्दी ही आई प्रॉमिस, कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वीडियोस नहीं बन पाए थे और रुक गए थे। आई प्रॉमिस ये चैप्टर आपको अच्छे से कराया जाएगा। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं,
जो वीडियो ये अंत तक देखेंगे वो तो ठीक कर रहे हैं, मतलब वही बता सकते हैं और कोई नहीं बता पाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या मैं क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आऊं? क्वेश्चन सीरीज इन द सेंस कि जो भी क्या बोलते हैं उसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी अब तक के आए हैं अलग अलग चैप्टर्स के। हाँ, कुछ कुछ का मैंने करवा रखा है, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया का मैंने करवा रखा है, पावर शेयरिंग का मैंने करवा रखा है, और एक आध चैप्टर का शायद और मैंने डेवलपमेंट का मैंने करवा रखा है। तो इन सब का तो मैंने करवा रखा है, कुछ चैप्टर्स और भी बहुत सारे जो छूटे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो में बताऊंगा कि एसएसटी में किन किन चैप्टर्स को पढ़ करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं जरूर बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहे। और आप ये जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, क्या मैं क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आऊं जिसमें इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। रिलैक्स बडी, रिलैक्स। वो वीडियो मुश्किल से 10 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर 11 या 12 मिनट का रहने वाला है, ठीक है। वो शॉर्ट में ही मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं यहाँ पे साइड में आऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैं पढ़ता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। तो क्या मैं उसको करूं या नहीं करूं, या आप पे मैं छोड़ता हूं, आप मुझे बताइएगा, उसके दौरान मैं बताऊंगा, ठीक है। So thank you very much for seeing this video. Kindly like, share and subscribe my channel. Thank you very much. हेलो दोस्तों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज यहाँ पर हम आपको प्रिंट कल्चर का एक सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक लेकर के आए हैं, जहां से क्वेश्चन पूछने की पूरी गारंटी रहती है, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट। हाँ, हालांकि कुछ लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं दावा करता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। आइए तुरंत 5 मिनट में हम ये पूरा कर लेते हैं। आइए देखिएगा, फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की शुरुआत में क्या हुआ था, थोड़ा सा डिबेट हुआ था किस चीज को लेकर के, रिलीजियस इशू को लेकर के, मतलब धार्मिक बातों को लेकर के थोड़ा सा मतभेद होना शुरू हो गया था लोगों के बीच में। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफर्ड अ वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द बिलीफ ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स ऑन द, कर दीजिए, ऑन द बिलीफ, ठीक है। आगे देखिए, अलग अलग जो ग्रुप्स थे उन्होंने क्या कहा कि नहीं, यहाँ पे अलग अलग विचारधाराएं हैं सर, मुझे इस धर्म को लेकर के कुछ और विचारधारा है, किसी और धर्म को लेकर कुछ और विचारधारा है। मतलब सभी लोग अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने थॉट्स, स्किल देते चले गए दूसरे धर्मों के बारे में। राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश किया था संवाद कौमुदी। बच्चों देखिएगा ध्यान से, कुछ लोग इसे संबद्ध कौमुदी पढ़ते हैं, ठीक है। तो संबद्ध मत पढ़िएगा, इसका मैंने हिंदी लिखी रखा है यहाँ पे, इसका हिंदी आपका है संवाद कौमुदी, ठीक है। संवाद कौमुदी 1821 में इन्होंने पब्लिश किया, और इन्होंने क्या किया, एंड द ऑर्थोडॉक्सी कमीशन द समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज ओपिनियन। 1 मिनट। आप यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि इसको इस वाले को बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी 1821 में पब्लिश किया था, और उसी को अपोज करने के लिए समाचार चंद्रिका लाया गया था। एवरीबॉडी प्लीज रिपीट अगेन। सबसे पहले राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी को लेकर के आए 1821 में। इस संवाद कौमुदी को अपोज करने के लिए यानी समाचार चंद्रिका लाया गया था। मतलब संवाद कौमुदी न चल सके इसलिए क्या लाया गया था, समाचार चंद्रिका। कौन लेके आए थे, ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियंस वाले लेकर के आए थे। आइए 1822 में 2 गो पर्शियन अखबार छपता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2 गो पर्शियन अखबार छपता है, इसको पढ़िएगा अच्छे से। जाम ए, जहां भी आई लिखा हुआ रहेगा, जहां भी आई लिखा हुआ है हिस्ट्री में, उसे ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ए, ये ए पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं, जाम ए जहां नमा शमसूल अखबार, ये पब्लिश हुआ था। 2 पर्शियन न्यूज़पेपर थे। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। यानी शमसूल अखबार और जामे जहां नमा। गुजराती न्यूज़पेपर क्या था, द बॉम्बे समाचार, ये भी पब्लिश हुआ था। आगे देखते हैं हम आगे, ये इंपॉर्टेंट। तो देवबंद सेमिनरी, ये फाउंड होता है 1967 में। इट पब्लिश, ये क्या करता है, देवबंद सेमिनरी क्या करता है, फतवा जारी करता है। क्या जारी करता है, फतवा, यानी आप यहाँ पे ऑर्डर जारी करता है किसके लिए, मुस्लिम रीडर्स को बताने के लिए कि वो अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी अपने जीवन में वो कैसे रह सकते हैं, और उनको इस्लाम धर्म के बारे में बताया गया था देवबंद सेमिनरी के अंदर। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा।
नवल किशोर प्रेस कहां पे है बच्चों? लखनऊ में है, ये भी आपको याद रखना है। श्री वेंकटेश्वर प्रेस कहां पे? श्री वेंकटेश्वर प्रेस ये कहां पे है? बॉम्बे में, ये भी आपको याद रखना है। तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन ब्लॉक 8, और ब्लॉक 8 में बात की गई है महिलाओं के बारे में, यानी वुमेन के बारे में। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। जिनको भी लगता है कि इस चैप्टर से कुछ आने होने वाला नहीं है तो वो गलत फहमी में है। ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मान लीजिए मेरी बात। आइए न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन में देखिएगा। The novel or literary form which had developed in Europe soon acquired Indian style। जो नोवेल, मैं यहाँ आपको वर्ड बाय वर्ड तोड़ तोड़ के दम पढ़ाऊंगा, ठीक है, कृपया करके सुनिएगा अच्छे से। जो नोवेल एक लिटरेरी फॉर्म था, एक साहित्यिक रूप था जो डेवलप होता है यूरोप में। कहां डेवलप होता है बच्चों? यूरोप में जो डेवलप हुआ था। सून जल्द ही, एक्वायर प्राप्त कर लिया, इंडियन स्टाइल जल्द ही वह भारतीय रूप को अपना लिया था। यानी जो नोवेल, जो उपन्यास यूरोप में छपा था वो जल्द ही भारतीय रूप लेना शुरू कर दिया था। कुछ और भी नए नए लिटरेरी फॉर्म्स थे, मतलब साहित्यिक रूप थे, जैसे कि लिरिक्स हो गए। लिरिक्स समझते हैं? लिरिक्स मतलब होता है बोल। लिरिक्स मतलब क्या होता है? बोल, या किसी गाने के बोल हो गए, या किसी कविता के बोल हो गए। शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानियां भी छपनी शुरू हो गई थी। एस्से छपना शुरू हो गया। किस चीज के बारे में बच्चों? सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में छपना शुरू हो गया था, और लोग उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिए थे। यानी डियर स्टूडेंट, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही प्रिंटिंग आया तो उसने सोशल और लिटरेरी फॉर्म्स, सोशल और पॉलिटिकल फॉर्म्स दोनों के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया, और अब लोगों तक ये सारी बातें पहुंच रही थी। आइए देखते हैं। पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा, इनकी एक पेंटिंग भी है किताब में, उसको आप ध्यान दीजिएगा। राजा रवि वर्मा, इन्होंने प्रोड्यूस किया विजुअल इमेजेस को फॉर मास सर्कुलेशंस, मतलब ढेर सारे लोगों तक ये पहुंच बना सके, इसीलिए राजा रवि वर्मा ने क्या किया? इस विजुअल इमेज प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। ये वाला टॉपिक लिख के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। वोमेन से जो, जिनको भी नींद आ रहा है, गो एंड टेक रेस्ट, स्लीप, और 1 महीने बाद उठना, एग्जाम के बाद, एग्जाम बाद उठना। एग्जाम बाद देखने को मिलेगा कि एग्जाम खत्म हो गया है तो बड़ा मजा आएगा। अभी तक बहुत बच्चों को आदत है लेट तक सोने का, हमको तो समझ में नहीं आता है क्या होगा नहीं होगा। अब जिनको बुरा लग रहा है बच्चों, दे कैन लीव द क्लास। सुनिए ध्यान से। 8.1 वुमेन एंड प्रिंट, महिलाएं और प्रिंट के बारे में। द स्टेटस ऑफ वुमेन इम्प्रूव्ड इन द इंडियन सोसाइटी, महिलाओं की स्थिति भारतीय समाज में चेंज होना शुरू हो गई थी। वुमेन्स रीडिंग इंक्रीज्ड इन मिडिल क्लास होम, महिलाएं जो थी मिडिल क्लास होम में अब पढ़ाई करना शुरू कर दी थी, मतलब अब छोटे मोटे घर की भी महिलाएं अब पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स, जो लिबरल थे, लिबरल समझते हैं ना, फ्री माइंड वाले, जिनको मॉडर्न जमाने से मतलब है, फ्री माइंड वाले जिनके पति थे या फिर जिनके पिता थे, उन्होंने अपनी घर की, मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूं, ध्यान से देखिए यहाँ पे, उन्होंने अपने घर की महिलाओं को क्या पढ़ाना शुरू कर दिया? फॉक, फॉक समझते हैं बच्चों? लोक, लोक कथा, मतलब समाज के बारे में कथा बताना शुरू कर दिया, समाज के बारे में गीत बताना शुरू कर दिया, सामाजिक चीजों से उसे जोड़ना शुरू कर दिया था। घर पे ही, कहां पे बच्चों? घर पे ही, क्योंकि ये लिबरल थे, घर पे पढ़ा रहे थे, और इनको स्कूल भेजा गया। कब स्कूल भेजा गया? जब महिलाओं का स्कूल सेटअप हो गया ना डियर स्टूडेंट, तब इनको स्कूल भी भेजना शुरू कर दिए थे। कौन? लिबरल हस्बैंड्स और फादर्स ने। आगे देखते हैं। अब यहां से आप टिक करते चले जाओ, ये सब के सब इंपॉर्टेंट होने वाला है, टिक करके रख लो इसको, यहां से क्वेश्चंस आने की पूरी गारंटी है। आइए देखते हैं। रस सुंदरी देवी, देखिए ध्यान से, रस सुंदरी नहीं, रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा लिखी थी। नाम क्या था? अमर जीवन। क्या नाम था बच्चों? अमर जीवन नाम था। कब लिखते हैं? 1876 में। ये 1 नंबर आप अपने अकाउंट में डाल लो। रसुंदरी देवी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अमर जीवन 1876 में। राम चड्डा, ये भी याद कर लो, राम चड्डा जो थे, उन्होंने स्त्री धर्म विचार, अच्छे से पढ़िएगा, स्त्री धर्म विचार, अगर दिक्कत है तो मैं यहां लिख देता हूं, स्त्री धर्म
विचार, स्त्री धर्म विचार टीच। इस किताब में क्या बताया गया था? इस किताब में बताया गया कैसे आप एक आदर्श पत्नी बन सकती हैं। इस किताब में ये बताया गया आप एक आदर्श पत्नी कैसे बन सकती है, महिलाओं को, लड़कियों को ये बताया गया इस किताब में। स्त्री धर्म विचार कौन लिखे थे? रामचंद्र लिखे थे। 1880 में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने भी लिखा। क्या लिखा? हिंदू वोमेन के ऊपर, खासकर जो विधवाएं थी उनकी जो दयनीय स्थिति थी, मतलब दयनीय, जो दया के योग्य हो, जिनको देख के बहुत दया आ जाए, दयनीय स्थिति पर अपर कास्ट हिंदू वोमेन, हिंदू महिलाओं की जो स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी, खासकर विधवाओं की, उनके बारे में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने लिखा। प्रिंटेड बुक्स हेल्प वुमेन टू इमर्ज एज रेबल्स। जैसे ही प्रिंटेड बुक्स आ गया, अब महिलाएं पढ़ ली थी, अब वो विद्रोही के रूप में देखना शुरू कर दी कि हमें समाज में बहुत दबाया जा रहा है, हम समाज में कुचले जा रहे हैं, हमारे समाज के लोग हम महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इन सब बातों से अब सभी महिलाएं जो थी वो अवगत हो रही थी, और अवगत होने के साथ साथ ये क्या कर रहे थे? रेबल्स का रूप ले रही थी। बहुत सारी महिलाओं ने क्या किया? बिगैन राइटिंग एंड ट्राइड टू हाईलाइट द पुअर कंडीशंस ऑफ वुमेन। बहुत सारी महिलाओं ने इस चीज के, मतलब खराब कंडीशंस के बारे में लिखना शुरू कर दिया था। तो ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद वाली स्लाइड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बात करने वाला हूं इंपैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन इंडियन वुमेन। ये एक स्लाइड आपको 3 नंबर दिला सकता है, ठीक है? आगे देखते हैं। इंपैक्ट मतलब क्या होता है? असर। प्रिंट कल्चर का भारतीय महिलाओं पे क्या असर पड़ा था, देखिए, देखते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रिंट इनेबल्ड वुमेन टू रीड इन साइलेंस, डिस्कस एंड डिबेट अमंग लाइक माइंडेड पर्संस। पहले लाइन का मतलब क्या होता है तो देखिएगा, जब प्रिंट आ चुका था तो उसने इनेबल कर दिया, लोगों को ये बता दिया, महिलाओं को ये बता दिया, पढ़ने के लिए साइलेंस में पढ़िए, चुपचाप पढ़िए और डिस्कस करिए बातों को, डिबेट भी करिए, लेकिन लाइक माइंडेड पर्सन। लाइक माइंडेड पर्सन समझते हैं बच्चों? जो आपकी व्यथाओं को समझ सके, जो व्यथा, बहुत ज्यादा हिंदी हो गया, सॉरी, जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सके, उनके सामने ही डिटेल से बतानी चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वरना सब लोग मजाक बना देते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया कि वोमेन उनके सामने ही अपनी बातें रखे जो लाइक माइंडेड पर्सन है, जो जिनका माइंड वोमेन के महिलाओं से मिलता हो, उनकी व्यथाओं, उनके दुखों के बारे में वो समझते हो। वोमेन एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड शेप देयर आइडियाज। महिलाएं अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं और आइडियाज को शेप करती है। मतलब महिलाएं अब सोचने लगी थी और महिलाएं उनके अनुसार अपने आइडियाज को भी देना शुरू कर दी थी कि अब ये आइडिया भी काम करना चाहिए। इट कनेक्ट्स वोमेन अक्रॉस कास्ट, रिलीजन और क्लास। महिलाओं को एक दूसरे जोड़ना शुरू हो गया, चाहे वो किसी भी कास्ट के थे, किसी भी धर्म के थे या किसी भी क्लास, मतलब किसी भी रंग, काले हो, गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब सभी महिलाएं एक हो चुकी थी, क्योंकि प्रिंट आ चुका था। प्रिंट आने के बाद सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। मेनी वुमेन रोट देयर एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज। बहुत सारी महिलाओं ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर दिया, अपने स्टोरीज लिखनी शुरू कर दी थी। मेनी लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स अलाउड देयर वाइफ एंड डॉटर्स टू स्टडी। बहुत सारे जो लिबरल माइंडेड वाले थे ना, हस्बैंड यानी पति या फिर उनके पिता लोग, वो क्या किए, अपनी पत्नियों को और अपनी बेटियों को बाहर पढ़ना भेजना शुरू कर दिए थे। तो ये असर हुआ था प्रिंट का। किस चीज का? प्रिंट कल्चर का भारतीय महिलाओं पर ये असर हुआ था। ये 5 पॉइंट लिख के आए, कोई काटने वाला नहीं है बच्चों। आपको ये सवाल 3 नंबर में पूछेगा, आपको 3 ही पॉइंट लिखना है, लेकिन इसमें से कोई भी 3 आप चुन सकते हैं। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रिंट एंड द पुअर पीपल। गरीब लोगों से जुड़ा था कैसे प्रिंट, ठीक है? आइए हम देखते हैं। 19वीं सेंचुरी में बहुत ही सस्ता और छोटी छोटी किताबें छपना शुरू हो गया था मार्केट में। सस्ती किताबें अब बिकना शुरू हो गया था मद्रास में। इससे गरीब लोग भी अब खरीद के पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी में जाना बहुत ही आसान हो चुका था। लिटरेसी रेट जो था वो बढ़ चुका था लेबर क्लास में, मतलब अब लेबर क्लास, वर्किंग क्लास वाले भी पढ़ रहे थे। इट हेल्प्स टू सेंड द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म टू मासेज। हम मासेज लिखा मतलब पूरे भीड़ के पास। अब पढ़ाई जब करना शुरू कर दिए थे तो राष्ट्रवाद के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में बातें फैलना शुरू हो गई थी, लोगों तक ये पहुंच रहा था। From the late 19th century,
issues of caste discrimination began to be written about in many printed tracts and issues. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब जाति भेदभाव को लेकर के बहुत सारे एसे और बहुत सारे प्रिंटेड मटेरियल सामने आना शुरू हो गए थे, क्योंकि जात पात भेदभाव नहीं होना चाहिए। 1871 ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो इसको। 1871 में ज्योतिबा फूले ने इनजस्टिस के खिलाफ लिखा था, अन्याय के खिलाफ लिखा था अपनी किताब गुलामगिरी में। कौन सी किताब में? गुलामगिरी में ज्योतिबा फूले ने लिखा था। हाँ, ये पुरुष है बच्चों, लेडी नहीं है, पुरुष है। ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज में इन्हीं का था। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले था, जो पहली महिला शिक्षिका थी। इन्होंने इनके अपनी किताब गुलामगिरी में इनजस्टिस लिखा था, कास्ट सिस्टम के खिलाफ। ये भी पूछ देता है आपको 1 नंबर में। काशी बाबा, इंपॉर्टेंट वर्ड, काशी बाबा एक कानपुर मिल वर्कर थे। इन्होंने लिखा था छोटे और बड़े का सवाल। आई एम रिपीटिंग अगेन, 1938 में छोटे और बड़े का सवाल, छोटे और बड़े का सवाल 1938 में, टू शो लिंक दिखाने के लिए कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन में, मतलब किस प्रकार से शोषण किया जाता है, किस प्रकार से किसी का फायदा उठाया जाता है, उसके बारे में लिखा हुआ था। तो ये स्लाइड भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों सिर्फ एक ही स्लाइड है, ब्लॉक नंबर 9, जो आप पढ़ लीजिए अच्छे से, आपका पूरा प्रिंट कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए डियर स्टूडेंट। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे प्रिंट एंड सेंसरशिप, प्रिंट और उस पर क्या रोक लगा था बिफोर 1798 से पहले। हाँ, ये लास्ट स्लाइड है इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे सीरीज का, ठीक है। देखिए ध्यान से। बिफोर 1798 द कॉलोनियल स्टेट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट मच कंसर्न अबाउट सेंसरशिप। शुरुआत में तो जो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार थी वो इतनी चिंतित नहीं थी, कुछ भी छापना है छाप सकते, वो इतना परेशान नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे चीजें छपती गई और लोगों तक पहुंचती गई, तो अब ब्रिटिश भी अब घबरा रहा था किस चीज को लेकर कि कोई ऐसी बात न छप जाए जिससे हमारा स्थिति खराब हो जाए। 1820 तक कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने एक पास किया कि प्रेस की आजादियों पर कुछ कंट्रोल होने चाहिए, कुछ नियम कानून होने चाहिए। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज्ड। धीरे धीरे क्या हुआ, 1857 के रिवोल्ट के बाद प्रेस का जो एटीट्यूड था, वो रवैया जो था, वो अब चेंज होना शुरू हो गया। 1878 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1878 देखिएगा, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये पास हुआ था, which provide the government with extensive rights to censor reports and editorials in vernacular presses। कहने का मतलब वर्ड मतलब क्या होता है बच्चों? लोकल लैंग्वेज। क्या होता है बच्चों? लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में छपने वाले सभी अखबारों पे, सभी रिपोर्ट्स पे रोक लगाने की बात की गई थी। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में 1878 में क्या हुआ था, यह पास हुआ था, जो प्रोवाइड कराया था गवर्नमेंट को, ये दिया था कि आप अधिकारों को रोक सकते हैं, रिपोर्ट्स को सेंसर कर सकते हैं, एडिटोरियल भी आप रोक सकते हैं जो लोकल भाषा में छप रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि लोकल भाषा में छपने वाली बातें ज्यादा समझ में आती है, तो उसको रोका गया था। डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ग्रीव इन मेंबर्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ मेंबर्स नहीं हुआ, नंबर्स होगा। धीरे धीरे क्या होता है कि सरकार ने बहुत सारे ठोस कदम उठाए कि हम यहाँ पे नेशनलिस्ट को दबा देंगे, लेकिन न्यूज पर जो था, जो देश के बारे में छापा करता था, वो और ज्यादा नंबर में बढ़ गया भारत के अलग अलग पार्ट में। When पंजाब रिवोल्यूशनरीज वर डिपोर्टेड इन 1907, जब 1907 में पंजाब के क्रांतिकारियों को जेल में बंद किया गया या किसी को मार दिया गया, तब देन बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था अपनी केसरी में इसके बारे में कि लोगों को मारा गया, उन्हें डिपोर्ट किया गया है। सो ये स्लाइड आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे 1 मिनट थोड़ा सा बात करना है आप लोगों से। हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो ऑल वीडियोस डन एंड रेडी फॉर द स्ट्रेटेजी क्लास। सभी वीडियोस हो चुके हैं डन, मतलब मैंने सभी चैप्टर्स को करवा दिया आप लोगों के बीच में। अब मैं आपके बीच में एक स्ट्रेटेजी क्लास लेकर के आऊंगा, एक तरह से एसएसटी के लिए एक प्लानर क्लास लेकर के आऊंगा कि कौन सा चैप्टर अब पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है, किस चैप्टर को पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आएंगे, किस चैप्टर को पढ़ने से कम मार्क्स आएंगे। ठीक है, ऐसा बच्चों में होता है
कि कोई कोई चैप्टर वो बहुत मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो देखते हैं कितना मार्क्स का आ रहा है, उसके अनुसार वो पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं सब कुछ अगले वीडियोज में आपको बताऊंगा। ठीक है, एक अगला वीडियो में एक और बना करके डाल दूंगा कि उसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। सो आई होप कि आपको ये विजडम सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, आई थॉट सो। और आप लोग मेरे साथ पूरे सीरीज में बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी बच्चों का कि आपने मेरे वीडियोस को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। तो अब हम लोगों का सफ़र यानी 10th क्लास SST का सफ़र यहीं तक था, और टुडे इज़ द लास्ट डे कि अब मेरे पूरे वीडियोस ख़त्म हो चुके हैं SST को लेकर के, 10th क्लास को लेकर के। SST ख़त्म हो चुका है और मैंने क्लास 12th का इंग्लिश भी ख़त्म कर रखा है। ठीक है, इन फ्यूचर आगे और भी बहुत सारे सरप्राइजेज आने वाले हैं, सो रेडी रहें उसके लिए। और मैंने एक और सीरीज चला रखा है एक्सप्लोरिंग बिहार। एक्सप्लोरिंग बिहार में मैं जनरली मंदिर के बारे में या ऐतिहासिक स्थलों के बारे में मैं बताया करता हूँ शॉर्ट्स के माध्यम से, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन अब मेरा और आपका मिलना क्लास पर्पज से नहीं हो पाएगा। क्लास पर्पज से इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपके अब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ दिनों में आपके बोर्ड्स के एग्जाम है। मैं आपको एक वीडियो लेकर के आऊँगा कैसा कैसे आपको पढ़ाई करनी है। अगर इसके अलावा क्वेश्चन सीरीज मैं चलाता हूँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, तो कुछ बच्चों का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि हाँ सर शुरू करिए, लेकिन अगर मुझे लगा कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो मैं शुरू करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। तो एज अ क्लास ये मेरा लास्ट वीडियो था। आई होप आप लोग और आगे बहुत अच्छा करेंगे बच्चों, और मेरा यही आशा है, मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग बहुत आगे अच्छा करें, अच्छा से मार्क्स लेकर के आए और अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। So at last my words, thank you very much for support me, for seeing my video, for like, subscribe and doing comments. You all are really awesome to me. आप सभी पढ़ने वाले मेरे लिए बहुत खास हैं, और आप लोग और आगे ग्रो करें, अच्छा करें। मेरी वीडियोस जो आगे जो भी बनेंगी वो आपके लिए हेल्पफुल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो आई होप आप लोग जहाँ भी रहें, जो भी करें अच्छे प्रकार से करें। हाँ, तो एक तरह से ये लास्ट का कुछ एक आध मिनट है, एक तरह से फेयरवेल टाइप हो गया कि दिस इज़ माई लास्ट वीडियो। सो डोंट बी सैड, मिलते रहेंगे हम आपसे अगली वीडियोज़ में, कुछ और अलग अलग वीडियोज़ में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव मिल ही जाएगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।